अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लर्निंग विद स्कॉर्पियो। तो कैसे हैं आप सब? होपफुली आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला मुझे और आप सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। तो जी आज हम बात करेंगे ENG 201 के लेक्चर नंबर 8 पे, जिसका टॉपिक है द 7 C's ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन 1। ठीक है, पार्ट 1। इसके दो पार्ट हैं, एक पार्ट इसका लेक्चर 9 में है और एक इसमें है। ठीक है, जो कि हम आज पढ़ेंगे। उसकी आउटलाइंस को थोड़ा सा देख लेते हैं। उसको देखने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको आसानी से मिल सके। तो जी फाइनली स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर। तो लेक्चर की आउटलाइन में ये है, हमने सबसे पहले हमने अपना है कंप्लीटनेस, उसकी गाइडलाइंस पढ़ेंगे, फिर उसके बाद क्रेडिबिलिटी पढ़ेंगे, फिर कंसाइजनेस पढ़ेंगे और देन उसकी गाइडलाइंस पढ़ेंगे। ओके हो गया जी। उसके बाद हम देखते हैं जी कि यहाँ पे नेक्स्ट हमारे पास क्या है जी। टू कंपोज अ रिटन और ऑरल मैसेज, चाहे आपने मैसेज लिख के कम्युनिकेशन करनी हो या बोल के, दोनों के लिए आपने क्या करना है, ये जो 7 C's हैं इनको ज़रूर फॉलो करना है क्योंकि ये एक इफेक्टिव मैसेज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। यू मस्ट अप्लाई सर्टेन कम्युनिकेशन प्रिंसिपल्स, दीज आर कॉल्ड द 7 C's ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। ठीक हो गया जी। कहते हैं कि अगर आपने ऑरल भी कम्युनिकेशन करनी है देन भी आप इसको यूज़ करें, अगर रिटन करनी है देन भी करें। ओके हो गया। उसके बाद हम देखते हैं जी 7 C's जो हैं वो कौन से हैं। सबसे पहले हमारे पास कंप्लीटनेस, फिर कंसाइजनेस, कंसिडरेशन, कंक्रीटनेस, क्लैरिटी, कर्टिसी एंड करेक्टनेस। ठीक हो गया। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने इसको एज अ मतलब शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन भी आप इसको ना अपने माइंड में मतलब फिक्स कर लें। माइट भी पॉसिबल ये 3 नंबर का क्वेश्चन भी आ सकता है, इसमें से कोई 3 भी वो आपसे पूछ सकता है और हो सकता है कि वो आपसे 5 नंबर का क्वेश्चन पूछे और कहे कि ओनली वन नेम मेंशन करें। तो बहुत अच्छी बात होगी अगर आप इसको अभी से बहुत अच्छे से ज़हन-नशीं कर लेंगे। ओके हो गया। उसके बाद कहता है कि द सीज 7 C's अप्लाई टू बोथ रिटन एंड ऑरल कम्युनिकेशन। ये एमसीक्यूज बहुत अच्छा बन रहा है कि वो आपसे पूछ सकता है 7 C's कौन सी कम्युनिकेशन के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, ऑरल या फिर रिटन। ठीक है, ट्रू और फॉल्स में भी पूछा जा सकता है। तो उसके बाद हम पढ़ते हैं जी कंप्लीटनेस। कंप्लीटनेस में क्या है, कंप्लीटनेस क्या होती है, किसी मैसेज की जिसमें आपका रीडर या लिसनर वो चीज़ जो चाह रहा हो आप उसको कंप्लीटली प्रोवाइड करते हैं, यानी कि वो इन्फॉर्मेशन वो जो चाह रहा है आप वही उसको दे रहे हैं, उसके अलावा आप इररेलेवेंट चीज़ कोई भी उसको नहीं दे रहे। ओके हो गया। तो इसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं ताकि मोर क्लियर हो जाए आपको। योर मैसेज इज कंप्लीट व्हेन इट कंटेन्स ऑल द फैक्ट्स रीडर्स और लिसनर्स नीड फॉर द रिएक्शन यू डिजायर। तो इसकी एक खसूसियत ये भी है कि आपका जो रीडर और लिसनर है, अगर तो वो वाला रिएक्शन दे दे जो आप चाह रहे थे, यानी यू डिजायर, जो आप चाह रहे थे कि मेरा मैसेज सुन के ये रिएक्ट करें, तो अगर वो वैसा रिएक्ट कर देता है तो इसका मतलब है कि आपका मैसेज कंप्लीट है। उसके बाद हमने इसमें ये हाईलाइट किया हुआ है कि इंक्लूडेड ऑल द रेलिवेंट इंफॉर्मेशन। मैंने पहले ही आपको बताया है कि यहाँ पे कंप्लीटनेस का मतलब ये है कि जो आपका रीडर या फिर लिसनर जो चाह रहा है उसको आप कंप्लीट वही रेलिवेंट, उसके टॉपिक के रेलिवेंट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर दें। ओके। नेक्स्ट है इसके बेनिफिट्स हैं, बेनिफिट्स ऑफ कंप्लीटनेस। तो कंप्लीटनेस के बेनिफिट्स क्या क्या हो सकते हैं, ये मैंने इसको होल पर जो सेंटेंस है वो नहीं, लेकिन उसमें से जो मेन पॉइंट्स हैं वो मैंने हाईलाइट कर दिए हैं। तो यहाँ पे एक बात आपको बता दूं कि जो हाईलाइटेड एरिया होता है ना, आप उसको खुद भी मतलब पढ़ लिया करें। फॉर एग्जांपल अगर लेट्स सपोज मैं कोई चीज़ छोड़ देती हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि वो मैंने नहीं पढ़ा, मैंने हाईलाइट ही इसीलिए किया है ताकि आप उन चीज़ों को पढ़ें। और वैसे भी हाईलाइट हम क्यों करते हैं, क्योंकि वो चीज़ें करते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होती हैं, जो छोड़ने वाली नहीं होती। बास टाइम ऐसी चीज़ होती हैं जो छोड़ भी दें तो गुजारा होता है, लेकिन कुछ ऐसी होती हैं जिसे हम छोड़ नहीं सकते। तो जी सबसे पहले है ब्रिंग द डिजायर रिजल्ट्स। आपको वो रिजल्ट्स मिलने चाहिए, मतलब जो आप चाह रहे हो। बिल्डिंग गुडविल, गुडविल बिल्ड होती है कंप्लीट एंड इफेक्टिव, और ये मैसेज भी कंप्लीट और इफेक्टिव होता है। सारी इंफॉर्मेशन जो आप इसमें दे देते हैं तो ऑब्वियसली ये कंप्लीट भी होता है और प्रोसेसर भी होता है। ओके हो क्या। उसके बाद हम देखते हैं इसकी गाइडलाइंस। गाइडलाइंस टू सिक्योर कंप्लीटनेस इन योर राइटिंग्स। आप अपनी राइटिंग्स को कंप्लीटनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सिक्योर करने के लिए कौन कौन सी चीज़ों को फॉलो कर सकते हैं, तो वो उन्होंने दी हुई हैं, तो देख लेते हैं उनको भी। प्रोवाइड ऑल नेसेसरी इंफॉर्मेशन, सारी की सारी जो जरूरी इंफॉर्मेशन है वो आपने जरूर देनी है। आंसर ऑल क्वेश्चन आस्क्ड, जो भी क्वेश्चन पूछे जाएं आप उनका आंसर प्रॉपरली करें। ठीक है। फिर उसके बाद कह रहे हैं गिव समथिंग एक्स्ट्रा, थोड़ा सा ज्यादा इंफॉर्मेशन का देना। ओनली व्हेन डिजायर, जब आप उसकी जरूरत हो। ठीक है, मतलब कि फॉर एग्जांपल अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है, कोई इवेंट है, ठीक है, इवेंट हो तो आपको कोई पूछता है भाई इस इवेंट का क्या टाइम है,
तो आप उसको कहते हो जी फलां टाइम है, ठीक है। तो अब उसको ये तो नहीं पता चलेगा कौन से दिन या कौन सा मतलब डेट है। तो इसमें थोड़ी सी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देने की आपको ज़रूरत है। वो किस तरह से कि आपको समझ नहीं आए, एम्बिग्विटी है पूछने वाले के क्वेश्चन में, ठीक है। तो फिर आप क्या करते हो, फिर आप उसको जस्ट लाइक वो टाइम पूछ रहा है तो आप उसको कहते हो जी फलां टाइम है, फलां डे है और फलां डेट है, ठीक है। तो इससे ज़्यादा क्लियर हो जाएगा और अगला बंदा जो चाह रहा है ना कि आपसे इंफॉर्मेशन कंप्लीट, तो वो आप उसको प्रोवाइड कर देते हो, ना उसको मसला होता है और ना ही आपको। ओके हो गया, इसका मतलब है कि गिव समथिंग एक्स्ट्रा। अब पूछा तो उसने टाइम है, अगर बेसिकली देखा जाए तो हम उसको सिर्फ और सिर्फ टाइम बता दें जी यहाँ इतने से लेके इतने बजे तक जो है ना प्रोग्राम है, ठीक है। लेकिन अगर आप उसको एक्स्ट्रा थोड़ी सी चीज बता देते कि भाई ये डे है, ये टाइम है और ये डेट है, तो इससे सारी चीज क्लियर हो जाएगी, आपको भी कोई मसला नहीं होगा और पूछने वाले को भी कोई मसला नहीं होगा, बल्कि उसे ज्यादा अच्छा लगेगा। आपने उसकी जो है ना कंफ्यूजन वो दूर कर दी। ओके, उसके बाद आ जाते हैं जी हम प्रोवाइड ऑल नेसेसरी इंफॉर्मेशन। अब प्रोवाइड ऑल नेसेसरी इंफॉर्मेशन में क्या क्या चीजें आ जाती हैं वो भी देख लेते हैं। तो 5 Ws, ठीक है। 7 Cs जो है वो एक आपकी जो मैसेज होता है उसको कंप्लीट करने के लिए, इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए जरूरी होती हैं। और ये जो 5 Ws हैं, ये आपने जो इंफॉर्मेशन नेसेसरी देनी है उसके लिए जरूरी होते हैं। तो उसमें कौन कौन से W आ जाते हैं? हु, व्हाट, व्हेन, वेयर एंड व्हाई। ओके हो गया। उसके बाद इसके नीचे उन्होंने एक एग्जांपल दी हुई है, वो आप पढ़ लेंगे तो आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। और एग्जांपल्स के बारे में मैं ये कहना चाहूंगी कि एग्जाम्पल को आपको जितना मर्जी समझा दिया जाए, एग्जाम्पल एग्जाम्पल है, जाहिर है आप खुद उसको देखेंगे समझेंगे तो ही आपको ज्यादा अच्छे से समझ आएगी। और वैसे भी हो सकता है वो क्वेश्चन वो एग्जाम्पल ही आपके पेपर में आ जाए, तो आपको समझ तो हो लेकिन आपने उसको पढ़ा नहीं है, तो फिर आप उसको कैसे मैनेज करोगे? दैट्स वाई मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि आप एग्जाम्पल्स को थोड़ा सा डीपली रीड कर लिया करें। ओके, उसके बाद आ जाते हैं जी हम, ये क्वेश्चन है, ये उनके आंसर्स उन्होंने दिए हुए हैं, ये आप खुद पढ़ लीजिएगा, बहुत अच्छा होगा आपके लिए। उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं गिव समथिंग एक्स्ट्रा व्हेन डिजायर। तो ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है, मुझे नहीं लगता कि उससे अच्छी एग्जांपल से आपको समझ आएगी, लेकिन फिर भी हम इसको एक दफा पढ़ लेते हैं कि इन्होंने क्या कहा हुआ है। यूज योर गुड जजमेंट इन ऑफरिंग एडिशनल मटेरियल इफ सेंडर्स मैसेज वाज इनकम्प्लीट। अगर अगले बंदे का मैसेज इनकम्प्लीट है, आपको नहीं समझ आई कि उसने क्या पूछा है, तो आपको थोड़ी सी जो ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है वो दे देनी चाहिए, ठीक है। इससे नेक्स्ट जो सेकंड पर्सन है उसकी भी सारी कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगी और आपको भी नहीं मतलब ये होगा कि शायद मैंने उनको सही आंसर दिया या नहीं दिया। ओके, उसके बाद आ जाए बट कहता है बट द वर्ड्स व्हेन डिजायरेबल आर एसेंशियल, मतलब कि जब आपने बताना तभी है जब बहुत उसकी ज़रूरत होगी, ठीक है, बस बहुत ज़रूरी होंगे। उसके बाद आ जाते हैं जी क्रेडिबिलिटी पे। तो क्रेडिबिलिटी क्या होती है इसको भी देख लेते हैं। क्रेडिबिलिटी ऑफ द कम्युनिकेटर हैज बीन सिस्टमैटिकली एनालाइज्ड ओवर द इयर्स। क्रेडिबिलिटी जो होती है इसका आपको शार्ट सा वो बता देती हूँ। लास्ट लेक्चर्स में आई थिंक सो फर्स्ट और सेकंड में ना इसको हमने पढ़ा था डिटेल से, तो अगर आपने लास्ट वाले लेक्चर्स नहीं देखे हुए तो आई सजेस्ट आप उनको देखें, प्लेलिस्ट में पड़े हुए हैं। तो जब आप पीछे वाले सारे लेक्चर्स लेंगे ना तो स्मूथली आपको हर चीज़ की अच्छे से समझ आ जाएगी, ठीक है। तो आप उसको भी लीजिएगा, लेकिन यहाँ में मैं आपको ना थोड़ा सा बता दें। क्रेडिबिलिटी ये होती है, अगर फॉर एग्जांपल एक बुक है तो उसको जिस अर्थ ने लिखा हुआ है, ठीक है, और जो उसको पढ़ रहा है रीडर है उसका, उन दोनों के दरमियान में उस कम्युनिकेशन की वजह से जो रिलेशन पैदा होता है ना, उसको हम कहते हैं क्रेडिबिलिटी, ठीक है ना। क्रेडिबिलिटी यानी कि एक अच्छा लिंक होना, और वो लिंक जो है बहुत देर तक रहता है कम्युनिकेटर्स के बीच में यही उन्होंने बताया हुआ है। कम्युनिकेटर हैज बीन सिस्टमेटिकली एनालाइज्ड ओवर द इयर्स। तो ये जो चीज होती है ये बहुत देर तक मतलब देर पा रहने वाली चीज होती है, ठीक है। ऑफन एज रिलेटिंग टू द स्पीकर, और अक्सर ये स्पीकर से भी रिलेट कर रही होती है, ठीक है ना, मतलब कि अगले बंदे का बोलने का तरीका, ठीक है, आपको समझाने का तरीका, ये सारी चीजें। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं जी सेवरल क्लासिक बट स्टिल रेलिवेंट स्टडीज सजेस्ट दैट 5 डिसीजंस। और इस क्रेडिबिलिटी को लेके 5 डिसीजंस होते हैं जो हमारी कम्युनिकेशन का सोर्स होते हैं, ठीक है। तो वो हम देख लेते हैं कौन कौन से हैं। उसमें सबसे पहले हमारे पास आ जाता है कॉम्पिटेंस, करेक्टर, कंपोजर, सोशबिलिटी, और उसके बाद है एक्सट्रोवर्जन। तो ये जो चीज़ें हैं ये किस लिए होती हैं, क्यों होती हैं, ये उन्होंने नीचे क्वेश्चन दिए हुए हैं, आप इनको भी पढ़ लीजिएगा, बहुत अच्छे रहेंगे। बाकी इतनी ज़्यादा इनकी जो है ज़रूरत भी नहीं है, बट फिर भी आपको थोड़ी बहुत समझ होनी चाहिए, क्योंकि उसके बाद एग्जाम्पल भी ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम्पल्स में लास्ट टाइम मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि लास्ट टाइम ऐसा होता है कि एज इट इज़ वो एग्जाम्पल उठा के दे देते हैं। तो फिर अगर हमने पढ़ी हो तो यही अच्छी बात होती है कि हम पढ़ लें, तो फिर वहाँ पे हमें अच्छे से समझ आ जाएगी। कभी ना कभी आपने पढ़ी हुई होगी ना, तो ज़रूर वो आपके माइंड में क्लिक करेगा कि हाँ ये पढ़ी थी और इसका आंसर यही होगा। लेकिन जब आपने पढ़ा ही नहीं है
हैंडआउट्स को ओपन करके ही नहीं देखा तो फिर आपको कैसे समझ आएगी। इसीलिए इन लेक्चर्स को हैंडआउट्स के मतलब थ्रू आपको एक्सप्लेन करने का भी यही मकसद होता है कि आपके हमारे जो जितने भी वीडियो के पेपर्स होते हैं वो हैंडआउट्स में ही से आते हैं। लेकिन थोड़ा सा उनमें ये होता है कि भाई आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो ना, फिर अगर बाहर से भी कोई चीज़ हो आउट ऑफ कोर्स भी दे देते हैं तो आप उसको अच्छे से क्लियर कर लेते हो, मैनेज कर लेते हो। एग्जाम्पल्स किस लिए होती हैं कि आप किसी चीज़ को अच्छे से समझो। जब आप एक चीज़ को अच्छे से समझ लोगे, एक सिनेरियो को अच्छे से देख लोगे, फिर उस किस्म का अगर कोई दूसरा सिनेरियो भी आपको दे दिया जाएगा तो आप उसको भी मैनेज कर लोगे, ठीक है ना। उसके बाद ये एग्जांपल है एक, तो इस ये आपने जरूर करनी है, ठीक है। बाज टाइम ये ना एमसीक्यूज में भी दे देते होते हैं, इसका थोड़ा सा पार्ट उठा के दे देते हैं, या ये ऊपर वाली एग्जांपल दे के पूछते हैं भाई ये कौन सा क्वेश्चन है, इनकम्प्लीट है या कंप्लीट है, इस तरह की चीजें पूछते हैं, ठीक है। तो इसको आप जरूर कर लीजिएगा। उसके थोड़ा सा मैं आपको ना ये एक्सप्लेन कर देती हूँ। तो सबसे पहले कह रहा है प्लीज फैक्स मी द इन रिटर्न डिपार्चर्स फ्रॉम लाहौर टू कराची ऑन 8th मई, ठीक है। तो ये एक इनकम्प्लीट क्वेश्चन था, उनको समझ नहीं आ रही कि मतलब उन्होंने क्या पूछना चाहिए, फिर इसको रिप्लाई में थोड़ा सा उन्होंने ना एक्स्ट्रा डिटेल्स दे दी हुई है, ठीक है। तो ये आप लोग देख लीजिएगा, आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं एग्जाम्पल एग्जाम्पल, और ये भी एग्जाम्पल है। नेक्स्ट उन्होंने एक जो है ना इनकम्प्लीट क्वेश्चन दिया हुआ है, फिर उन्होंने जो अदर वर्ड्स में मतलब कंप्लीट क्वेश्चन बन सकता है या उसका एक्स्ट्रा वो डिटेल्स हैं, समथिंग एक्स्ट्रा जो देनी थी इंफॉर्मेशन वो उन्होंने बताई हुई है। तो उसके बाद हम देखते हैं जी कंसाइजनेस को। अब कंसाइजनेस क्या होती है? कंसाइजनेस ये होती है कि आपने बहुत कम वर्ड्स में, ठीक है, मतलब कि थोड़े अल्फाज में अपने बात को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करना होता है, ठीक है। ये इससे ज़्यादा अच्छी डेफिनेशन मुझे नहीं लगता कोई मैं आपको बता सकूं, तो इसको भी पढ़ लेते हैं। कंसाइजनेस इज सेइंग व्हाट यू वांट टू से इन द फ्यूएस्ट पॉसिबल वर्ड्स विदाउट सैक्रिफाइसिंग द अदर क्वालिटीज, ठीक है। दूसरी क्वालिटीज़ को मिस करने के बगैर, उन पे कंप्रोमाइज़ करने के बगैर अगर आप थोड़े अल्फाज में अपने उसको कॉन्सेप्ट को बयान कर देते हो, अपनी बात को बयान कर देते हो, इसको हम कहते हैं कंसाइजनेस, ओके। तो इसमें क्या होता है जी, सेव्स टाइम एंड एक्सपेंस फॉर बोथ द सेंडर एंड द रिसीवर। अगर आप एक कंसाइज मैसेज दे देते हो, ना वर्ड एक्स्ट्रा वर्ड्स यूज़ करते हो, ना ही एक्स्ट्रा डिटेल्स यूज़ करते हो, सिर्फ उतना ही बताते हो जितना अगले बंदे को रिक्वायर होता है, तो इससे आप टाइम भी सेव कर सकते हो, दोनों बंदों का, सेंडर का और रिसीवर का भी, और एक्सपेंसेस भी, ठीक है ना। इट इंक्रीज एम्फोसिस इन द मैसेज। तो इसमें क्या होता है कि मैसेज पे ज्यादा फोकस भी हो जाता है बहुत अच्छे से, मतलब थोड़े अल्फाज होंगे उनको समझने में भी ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। उसके बाद हम आ जाते हैं जी, देखते हैं अब इसकी गाइडलाइंस थी कि कंसाइजनेस को जो है अचीव करने के लिए या इसको अपनी कम्युनिकेशन को सिक्योर बनाने की कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनको हमें फॉलो करना पड़ेगा। तो सबसे पहले है एलिमिनेट वर्डी एक्सप्रेशंस। ज़्यादा वर्डी एक्सप्रेशंस आपने यूज़ नहीं करने, जाहिर है बेसिक मकसद ही इसका ये है कि भाई आपने कंसाइज देना है मैसेज, मतलब कि कम अल्फाज में आपने ज़्यादा बात बता देनी है। तो फिर पहली बात तो ये उन्होंने बताई हुई। उसके बाद है इंक्लूड ओनली रेलिवेंट मटेरियल, सिर्फ और सिर्फ जो आपके टॉपिक से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है या मटेरियल है वही दें, उसके अलावा ज़्यादा इंक्लूड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद कहते हैं अवॉइड अननेसेसरी रेपिटेशन, और बार बार एक ही चीज़ को रिपीट नहीं करते रहना, ठीक हो गया जी। उसके बाद ये देखें, ये कंसाइजनेस जो है ना, अगर आप लोगों ने अपनी उसकी जीडीबीज की वो पढ़ी हो ना इंस्ट्रक्शंस, तो उनमें सेम एज इट इज़ हमें यही चीज़ बता रहे होते हैं कि भाई आपका जो है ये जो आंसर है कंसाइज होना चाहिए, रेलिवेंट होना चाहिए, अननेसेसरी डिटेल्स नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ये वाला जो सब्जेक्ट है ये बहुत बेनिफिशियल है हम लोगों के लिए, अगर हम इसको अच्छे से ना एक दफ़ा पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं कि आप लोग इसको अगर अवेल करें, तो ये हमारी जो प्रैक्टिकल लाइफ है उसमें भी हमारे लिए बहुत अच्छे से काम आती है, ठीक है। उसके बाद हम आप देखते हैं एलिमिनेट वर्डी एक्सप्रेशंस। तो इसके ऊपर लिखा हुआ है जी, ये आपने ज़रूर प्रिपेयर करना है। क्यों प्रिपेयर करना है? क्योंकि इसमें से आपके एमसीक्यूज बन सकते हैं, ठीक है। तो एमसीक्यूज कैसे बन सकते हैं वो भी मैं आपको बता देती हूँ, और इसके अलावा शॉर्ट क्वेश्चन भी, और माइट बी पॉसिबल कोई लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है, आपको वर्डी सेंटेंसेस दे दिए जाते हैं और आपको कहा जाता है कि अब आप इनको ना कंसाइज करें। तो मैं आपको बताती हूँ, देखें ये है वर्डिंग, ठीक है। एट दिस टाइम को अगर हम नाउ में भी लिख सकते हैं तो मीनिंग तो दोनों का सेम ही है, ठीक है। इसलिए ये क्या हो गया, कंसाइज हो गया, और ये वर्डी हो गया, ठीक है। ये एमसीक्यूज में भी पूछ सकते हैं जी, एट दिस टाइम का जो कंसाइज वेरिएंट है वो क्या है, तो आप ऑप्शन में होगा और आप बताएंगे। उसके अलावा देखें वर्डी है ड्यू टू द फैक्ट दैट, मतलब इसकी वजह से, क्योंकि, बिकॉज, इस तरह से, ठीक है। तो हम इसको इतने से अल्फाज में बता सकते हैं, लेकिन इतना जो वर्डी है वो भी मतलब इसी के लिए यूज होता है। उसके अलावा हम आ जाते हैं जी
वर्ड ही है हमारे पास हैव नीड फॉर, ठीक है, तो कंसाइज में नीड भी हो सकती है। ठीक हो गया जी, इसको आपने बहुत अच्छे से कर लेना है, ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। ओके, उसके बाद नीचे भी उन्होंने दिए हुए हैं, ये सारी एग्जांपल आपने अच्छे से करनी है, ऊपर मैंने लिख दी है मस्ट प्रिपेयर, ठीक है। इसमें से आपके क्वेश्चन भी बनेंगे, आपके एमसीक्यूज भी बन सकते हैं और लॉन्ग क्वेश्चन माइट भी पॉसिबल, वो भी बन सकते हैं, ठीक है। तो उसके अलावा हम नेक्स्ट देखते हैं जी, इंक्लूड ओनली रेलिवेंट मटीरियल। अब रेलिवेंट मटीरियल इंक्लूड करने का क्या मतलब होता है, वो भी हम देखते हैं। स्टिक टू द पर्पस ऑफ द मैसेज, सिर्फ आपने अपने जो मैसेज देना है वो वही होना चाहिए जो मेन होना चाहिए, ठीक है ना। डिलीट इरेलीवेंट वर्ड्स एंड रैम्पलिंग सेंटेंसेस, जो इरेलीवेंट हैं या एम्बिग्युइटी टाइप सेंटेंसेस हैं उनको आपको डिलीट कर देना है। ओमिट इंफॉर्मेशन ऑब्वियस टू द रीडर, ठीक है, ऑब्वियस रीडर के लिए ओमिट इंफॉर्मेशन को ओमिट कर देना है। ऑब्वियस इंफॉर्मेशन को मतलब इसके अलावा जो इन्फॉर्मेशन है वो आपने डिलीट कर देनी है। अवॉइड लॉन्ग इंट्रोडक्शन नहीं देनी, अननेसेसरी आपने एक्सप्लेनेशन नहीं देनी, ठीक है। तो यही चीजें हैं हर जगह, ठीक है ना। गेट थ्रू द इम्पोर्टेंट पॉइंट टेक्टफुली एंड कंसाइजली, ठीक है। तो सबसे ज्यादा बात यही इंपॉर्टेंट है, आपने टू द पॉइंट बात करनी है, कंसाइज करनी है। इसकी भी थोड़ी सी ये है, हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं, ये भी आप देख लीजिएगा, अच्छी बात होगी, यही है इसकी। तो बहुत अच्छी बात है, इसको जरूर कर लीजिएगा, एक ही है तो ये आ सकती है ना, कि इतना बड़ा उन्होंने लिखा हुआ है सेंटेंस में, आपको पढ़ के दिखा देती हूँ। We hereby wish to let you know that our company is pleased with the confidence you have reposed in us। इतना लंबा चौड़ा लिखने से अच्छा था ना वो लिख देते वी अप्रिशिएट योर कॉन्फिडेंस, मतलब उन्होंने कहना यही चाहा है लेकिन घुमा फिरा के, लेकिन अगर आप वी अप्रिशिएट योर कॉन्फिडेंस भी कह देते तो भी बात खत्म हो जाती है। उसके अलावा हम देखते हैं जी, अवॉइड अननेसेसरी रेपिटेशन। अब रेपिटेशन जो होती है ना वो क्या करती है, लीड्स टू डलनेस, डलनेस क्रिएट करती है, ठीक है ना। तो आपने क्या करना है, अवॉइड अननेसेसरी रेपिटेशन से अवॉइड करना है। इसकी भी कुछ जो है ना जी ये इन्होंने दिए हुए हैं, पॉइंट्स दिए हुए हैं, तो उसको देख लेते हैं। यूज शॉर्ट नेम्स व्हेन यू हैव मेंशन द लॉन्ग वन वंस, ठीक है। तो देखें फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे उन्होंने एग्जांपल दी हुई है कि शौकत खानम मेमोरियल कैंसर हॉस्पिटल, तो ये दिया हुआ था, अगर उसकी जगह वो शौकत खानम भी लिख देते तो हमें सबको पता चल जाता जी ये फलां 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 वाला हॉस्पिटल है, ठीक है ना। तो आपने इस तरह से यूज करना है कि जो बहुत लॉन्ग वर्ड होते हैं ना उनके एब्रीविएशंस यूज कर लेने हैं या फिर उनका शॉर्ट नेम यूज कर लेना है। उसके बाद कहता है यूज इनिशियल्स इंस्टेड ऑफ रिपीटिंग लॉन्ग नेम्स। लॉन्ग नेम लेने के लिए जैसे पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस को बोलने के अलावा हमने PIA रखा हुआ है, तो ये बहुत अच्छी बात है, हमारा टाइम भी कम वेस्ट हुआ, फिर हम इजिली इसको कर भी लिया, प्रोनाउंस भी कर लिया, ठीक है ना। उसके बाद कहते हैं कट आउट नीडलेस रेपिटेशन ऑफ फ्रेजेस आर सेंटेंसेस, वो सेंटेंस जिनकी कोई जरूरत ही नहीं है तो उनको भी आपने कट कर देना है। उसके बाद कहते हैं समटाइम्स इट इज गुड टू कंबाइन 2 or even 3 सेंटेंसेस यूजिंग सबऑर्डिनेट क्लॉजेस आर फ्रेजेस, ठीक है। कुछ सेंटेंसेस ऐसे होते हैं कि अगर जिनको मिला लिया जाए ना तो वो ज्यादा अच्छा मीनिंग देते हैं, ठीक है। ऐसे थोड़े थोड़े होते हैं शॉर्ट शॉर्ट 1 2 3 सेंटेंसेस जो है ना होते शॉर्ट शॉर्ट हैं, लेकिन बात वही होती है, और अगर उनको मिला के भी रखें मतलब कंबाइन भी करें तो भी वो वही मीनिंग देते हैं, ठीक है। लेकिन इस बात का जरूर ख्याल रखिएगा कि मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो कहता है बास टाइम ऐसा भी होता है कि आप कुछ सबऑर्डिनेट क्लासेस और फ्रेजेस को मिला के ना 2 3 सेंटेंसेस को भी कंबाइन कर सकते हो, ये ज्यादा अच्छा होता है। ओके हो गया, इसकी भी आगे एग्जांपल है वो भी आप लोग देख लीजिएगा। तो यहाँ पे हमारा होता है लेक्चर खत्म, ठीक है। होपफुली आपको बहुत अच्छे से लेक्चर की समझ आ गई होगी। अगर लेक्चर अच्छा लगा है तो इसे लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। और अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा, मैं इंशाल्लाह आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगी। और इसके अलावा अगर आपको लास्ट वाले लेक्चर्स आपने नहीं देखे हुए तो मैं आपको ये सुजेस्ट करूंगी कि आपने वो ज़रूर देखने हैं, फिर आपको स्मूथली और अच्छे से समझ आ जाएगी सारे लेक्चर्स की, तो इनको ज़रूर एक दफ़ा पढ़ लीजिएगा, तो फिर वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। ओके जी, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।